गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ और नंदन। हाय अनिरुद्ध हाँ भाई। अनिरुद्ध भाई। हाय हाय। केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम, आप लोगों का साथ और परिवार का सहयोग। शराब से दूर हूँ और बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ यार, कि आज शराब पीने की कोई इच्छा नहीं हुई है। और आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि यह अनुभव जो मैं यहाँ आके शेयर करता हूँ, तो वो मैं खुद जिस चीज के कारण ये मैं आया हूँ उससे दूर रह पाता हूँ, शराब से दूर रह पाता हूँ, और शायद किसी को मेरे अनुभव काम भी आ सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे नए भाइयों का, क्योंकि सही जगह आए हैं यार। आप अगर आप अल्कोहलिक हैं तो यही एक रास्ता है जिसने मुझे बचाया। जैसा कि आज का विषय बोलता है कि पागलपन और मौत की हद तक जाकर वापस आना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये पागलपन की सीमा तक मैं गया हूँ और मरने ही वाला था और जान बची है। और आज कुछ सोचने समझने लायक और उसके बाद बात करने लायक बचा हूँ। और इसलिए आपने मुझे बुलाया है तो वो केवल और केवल आप ही लोगों की वजह से है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन 12 कदमों की वजह से, एक हायर पावर की वजह से है। इंसैनिटी बोला गया है तो सैनिटी का मतलब मुझे लगता है कि ये है कि वो एक मन की अवस्था जिसमें इंसान समझ बूझ के साथ, है ना, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीजें हैं जो करके मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, जिसमें मेरा हित है, मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे डिसीजन लें, परिस्थिति का आकलन करें और डिसीजन ले, वो सैनिटी है। और वो जो ये नहीं कर पाता है वो इंसैनिटी है। तो इंसैनिटी के तीन चार चीजें यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बिग बुक में एक डेफिनेशन दिया है शराबी का इंसैनिटी की, वही गलती दोबारा करते रहना बार बार, और ये सोचना हर बार कि इस बार मुझे अलग रिजल्ट मिलेगा। तो यही चीज करते करते मैं सचमुच जो बाहरी आम दुनिया में जो इंसैनिटी का मतलब निकलता है कि वो पागल, जो मैंने बचपन से सड़क किनारे बहुत सारे देखे थे कि जिन्होंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं और जिनको इस दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, उनके दिमाग में दिल में उन्होंने एक अलग ही दुनिया बसा ली है, एक अलग ही धुन चलती रहती है और उसी धुन में वो जीते रहते हैं। खुद से ही हंसते हैं, बातें करते हैं और खुद से ही खुद चलता रहता है। तो उस पागलपन तक पहुंच जाना। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बाद में हुआ सब। पागलपन तो मेरे लिए तब था जब मैंने शराब पीने का सोच लिया कि मैं शराब पीता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही मैंने शराबीपन देखा था। मेरे पिताजी के पीने के कारण बहुत सारे दुख हमने झेले थे, कष्ट देखे थे, और एम्पल एविडेंसेस थे, बहुत सारे सबूत थे मेरे आसपास भी कि यार ये चीज कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं। और मेरे घर में तो मैंने सुना था कि मौतें भी हुई है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है। तो जितने भी शराब पीने वाले मेरे घर में जिनसे मिला था मैं, तो उनको देख के ही मैंने समझ जाना चाहिए था कि शराब तो मैंने पीना ही नहीं चाहिए यार, इतनी बर्बादियां घर में हो चुकी हैं ऑलरेडी। उस पर से माँ को बड़ा नाज था कि यार इसका बाप कैसा भी निकला हो लेकिन ये पढ़ाई में होशियार है और अच्छे संस्कार लेके चल रहा है। और ये जो प्रॉब्लम्स हुए हैं फाइनेंशियल और सोशल और सारे जो थे, बहुत खस्ता हालत हो गई थी हमारी, तो इसमें से बाहर निकालेगा ये, क्योंकि पढ़ाई में दोनों भाइयों में मैं बुद्धिमान था और मैं भी वो मानता था कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो, तो माँ ने वचन लिया था मुझसे कि यार बेटा तुम शराब नहीं पियोगे जीवन में, और मैंने बोला भी था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। और 21 साल का होने तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया था। मेरे आजू बाजू वाले पी रहे थे, भाई ने, बड़े भाई ने पीना चालू कर दिया था। उसने ये भी बोला था कि भाई तुम ऐसे वैसे किसी के साथ मत बैठना, जब भी शराब पीने की इच्छा हो तो मुझे बोलना और हम साथ में बैठ के पियेंगे। मैंने कहा हाथ ही नहीं लगाना है उस चीज को। तो यहाँ तक वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि इस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो मेरा अच्छा नहीं होने वाला है, मतलब समझ बूझ कहीं तो काम कर रही थी। लेकिन फिर वो होने लगा कि यार जीवन में कुछ कमी सी लग रही थी और मैं देख रहा था कि बाजू के लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त, और वो मन में ख्याल आने लगा कि अच्छे अच्छे लोग पीते हैं यार, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ और वो तो बढ़िया जीवन जीते हैं, गाना चलता है, कविताएं चलती है और बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ी इंटेलेक्चुअल चर्चाएं होती हैं। तो धीरे धीरे जो है मेरा जो मत था 21 साल का होने तक कि ये चीज खराब है और इसको हाथ नहीं लगाना है, वो कैसे कब शिफ्ट होने लगा मेरे को भी नहीं पता चला। और मेरे मन ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं पी के देखूंगा यार, चीज तो ये खराब नहीं लग रही है, शायद मेरे बाप को पीना नहीं आया। और 21 साल की उम्र में मैंने जब शराब पी तो यार उल्टी हुई, लेकिन उसके बाद जो दिमाग पे जो इफेक्ट हुआ वो मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बाद में फिर से मौका मिला तो मैंने पी, तब उल्टी नहीं हुई। मैं दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया बातें करने लगा,
जो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को रियल लाइफ में, वो बातें करने लगा और बड़ा मजा आने लगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे अब गांव में रहता हूँ मैं फिलहाल, तो लाइट बड़ी है ना डिम और पावर कम ज्यादा होती रहती है, तो कभी बत्ती कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो उस तरह से मेरे दिमाग में या मेरी पर्सनालिटी तब तक चल रही थी, लेकिन शराब पीने के बाद जैसे पूरा एकदम जगमगा उठा फुल पावर के साथ हवेली, वैसा मेरे साथ हो गया। और मेरे को लगा कि यार मजा आ गया जीवन का। और मैं अगला मौका देखने लगा कि शराब कब पीने को मिलेगी और मैं कब पी सकूंगा। पैसे ज्यादा होते नहीं थे, लेकिन मौका मैंने कभी उसके बाद छोड़ा नहीं। और प्रोग्रेसिव बीमारी है ये तो बाद में पता चला। जो कभी कभार होता था वो रेगुलर होने लगा। जो एक क्वार्टर में दो दोस्त पी लेते थे उसके बजाय अब एक क्वार्टर कम पड़ने लगी। साथ ही जो कॉन्फिडेंस आया उसमें जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, काम बढ़िया होने लगे। लड़की मिली, उसको प्रपोज कर डाला, उसने हाँ बोल दिया। मतलब जैसे ही शराब पी तो मेरे को लगा कि यार अपनी गाड़ी तो निकल पड़ी है एकदम। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या ये जो मजा था बोलो, उसमें जो नुकसान होना चालू हो गए उसको मैं नजरअंदाज करने लगा। 1 साल मेरे को हुआ होगा मुश्किल से शराब पीना चालू करके, और तब मैं रोज भी नहीं पी रहा था। लेकिन तभी से लोगों ने बोलना चालू किया कि वॉच आउट यार, ये तुम ढंग से नहीं पी रहे हो। लेकिन मैं जवानी की भी मस्ती में था, और आज समझ में आ रहा था कि वो पागलपन कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। कि अगर चार लोग जिनकी तुम बातें मानते हो, अदरवाइज किसी भी चीज में सलाह लेते हो, और वो अगर बोल रहे हैं कि कहीं कहीं तुम गलत कर रहे हो, तो उसकी ओर मैंने ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मेरे को लगा कि ये बोरिंग लाइफ जीने वाले हैं, इनको क्या मालूम मैं जो मजेदार अभी लाइफ जीने लगा हूँ। तो डेयरिंग एडवेंचर्स, कहीं पे भी घुस जाना, कुछ भी कर डालना, इसमें मेरे को मजा आ रहा था। और लोग मेरे बारे में, शंकाएं लोगों के मन में होने लगी थी, उसको मैं नजरअंदाज करने लगा। एक छोटे से गांव से था तो मुंबई चला गया, एक ऐसी फील्ड में चला गया जहाँ पे शराब पीना, वैसे तो जिन लोगों को लगता है कि यार काम पहले है वो तो ऐसा नहीं करते, लेकिन शराब पीता हूँ तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी मिल गए कि जिनके साथ मैं दिन में बैठ रहा हूँ, पी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और उनको भी कोई ऐतराज नहीं था, वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। लेकिन इन उन लोगों के पीने में और मेरे पीने में फर्क था। मैं सिर्फ ये बोलता था कि यार सब पी रहे हैं, मेरे बाकी भी साथी पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूँ, क्योंकि घर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शादी हो गई थी मेरी अभी अब तक। तो कभी कभार पीने के लिए तो कभी ऑब्जेक्शन मेरे घर वालों ने किया ही नहीं था। लेकिन ये जब दिन में भी मैं पीने लगा तो उनको ऑब्जेक्शन आ गया, और मैंने कहा कि सभी पीते हैं यार, मेरे फील्ड के बड़े बड़े लोग पीते हैं और मैं अगर पीता हूँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम लोगों के समझ में नहीं आता है। मतलब पहले बाहर वालों को खारिज कर दिया, अब घर वालों को खारिज कर दिया। लव मैरिज थी, और ये वादे हुए थे कि मतलब मैं जिंदगी भर तुमको बहुत है ना ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा, वैसे रखूंगा। लेकिन जहाँ पे शराब पे बोलने लगे तो मैंने बोल दिया कि चुप रहो, तुमको कुछ समझता नहीं है। शादी होके कुछ ही महीने हुए होंगे और दारू पी के मैंने कहीं पे, जो वैसे मैं शांति प्रिय इंसान माना जाता था, लेकिन कहीं पे मारामारी कर दी। और अपन, लोग बोले कि ये कैसे, अब क्या करना है, इसको पुलिस थाने ले चलते हैं। मैंने कहा चलो पुलिस थाने। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि मेरी गलती है ही नहीं। तो पहुंच गया पुलिस थाने और उन्होंने रख लिया लॉकअप में रात में। शादी को 4-5 महीने हुए थे। तो मतलब जिसको ब्याह करके लाए हो, जिसको अच्छी जिंदगी का सपना दिखा रहे हो, उसको ही दुख देना चालू किया। और इसमें मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। मतलब मेरी ही खुशियां जो हैं उनकी नींव खोदने लगा हूं मैं, उनकी बर्बादियां करने लगा हूं। तो ये कोई समझदारी का निर्णय नहीं था। और गलती हो जाती है इंसान के हाथों से कि ठीक है यार, पहले पहले समझ में नहीं आता है। लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो मान ले कि हाँ गलती हो रही थी और ये नहीं दोहराऊंगा। तो ये तो मुझे भी मंजूर था कि हाँ यार कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। कुछ काम अर्जेंट आ गया था, तो मैंने कहीं पे इंटरेस्ट से पैसे लिए, और इंटरेस्ट से 35,000 रुपये लेके मैं निकला था। तो घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि 1 घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ। और आज तो पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा कि यार बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके आया हूं मैं। लेकिन 1 घंटा इंतजार कौन करेगा जेब में पैसे होते हुए। तो मैं बैठा एक जगह पे मुंबई में दादर में, दारू पीने बैठा मैं कि एक क्वार्टर पीऊंगा और फिर घर जाके पीऊंगा। तो झूठ बोलना चालू ही हो गया था कि बाहर से पी के नहीं आया हूँ, ये एक क्वार्टर लेके आया हूँ, वो तो था ही। तो एक क्वार्टर पीने में बैठा, मुझे याद नहीं मैं कितनी पिया था, लेकिन मैं लोकल में बैठा फिर उसके बाद में। और जब मैं बोरीवली आया तो मुझे इतनी नींद लग गई थी, और वो उसमें से सारे लोग उतर गए थे। और मैंने देखा कि मेरी जेब कोई टटोल रहा है, और मैंने आंखें खोल के देखा तो एक पुलिस वाला था जो मेरी जेब में से नोटों की गड्डियां निकाल रहा था। और मैं इतना बेहोश हालत में था कि मेरी समझ में आ रहा है
कि मेरी जेब से ये पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन मेरे मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। 35 में से 25,000 रुपए लेके वो बंदा चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। घर में आके बताया कि यार ज्यादा पैसे मिले ही नहीं, 10,000 रुपए मिले। झूठ तो सेकंड नेचर बनता जा रहा था। मतलब अब इतना बड़ा नुकसान मेरे लिए, ये बहुत बड़ी रकम थी जो मैंने 3% इंटरेस्ट पे लाई थी। इसके मेरे को इंटरेस्ट देना भी उन दिनों मुश्किल था, और ये पैसे वापस लौटाने थे। जिस काम के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए लाया था, वो काम वैसा का वैसा रह गया। और मेरी तब कमाई भी 7-8 हजार रुपए होगी मुश्किल से। ऐसे बड़े बड़े झटके मुझे रेगुलरली मिल रहे थे। मैं दोस्त की गाड़ी लेके आया हूँ, बाइक लेके, रात के 3 बजे आया हूँ, ऐसा मेरे को सुबह पता चलता है। लेकिन मेरे को 10:30 बजे के बाद रात को मैं कहाँ था, किसके साथ बैठा था, कुछ भी याद नहीं। घर पे सेफली आया हूँ मैं। सुबह उठा तो मेरे ख्याल में आया कि यार गाड़ी तो अपन ले आए थे, ले आए कि नहीं, अपन गाड़ी ली थी दोस्त से। नीचे जाके देखा तो बाइक भी बराबर सही जगह पे लगाई थी। लेकिन बीच में 4.5 घंटे में कहाँ पे था मेरे को याद नहीं, मतलब ब्लैकआउट चालू हो गए थे। अब ये इस तरह से चीजें हो रही थी मेरी लाइफ में, तो कोई भी समझदार बंदा होता, मतलब पागल नहीं होता, तो वो सोचता ये कि यार ये क्या करने जा रहे हैं अपन। एक महत्वाकांक्षा रखने वाला बंदा, जिसको जीवन में आगे बढ़ना था, उसके सपने थे कि यार ये कुछ अचीव करना है, नाम कमाना है, पैसे कमाना है, बहुत अच्छी लाइफ बिताना है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, अब इनको बहुत एक अच्छी जिंदगी देना है जिम्मेदारी से। सपना तो मेरा ये था, शराब पी के मैं अपना नाम खराब करूं, ये सपना नहीं था। अब ये बंदा, जिसकी ये एम्बिशंस हैं, वो खुद की जिंदगी उखाड़ने में लगा हो, तो इसको पागल मैं कहूंगा नहीं तो क्या कहूंगा। तो ये पागलपन था, और ये चालू हो रहा था। और मेरे आजू बाजू वाले, अब जो घर में था, कि मेरे घर में कभी पीने को मनाही नहीं थी, लेकिन अब वो मनाही होने लगी कि अनिरुद्ध आज का दिन ऐसा ऐसा है, आज तो तुम दारू मत पियो। मतलब ये घर वालों को पता चल गया था कि जिस दिन ये बोतल खोलेगा तो उस दिन ये मतलब बेहोश होने तक पिएगा। और फिर मेरा झूठ बोल के पीना चालू हो गया। आजू बाजू वाले सारे लोग मुझे कहीं ना कहीं समझाने लगे थे कि ये चीज तुम्हारे लिए खराब है, लेकिन मेरे को गुस्सा आता था जब मेरे को शराब से कोई कुछ बोलता था, और मैं उनसे झगड़ा करने लगा। अपने ही लोग जो मेरे अच्छे के लिए, भले के लिए कुछ समझा रहे हैं, उनको कौन दुश्मन बना लेता है यार। तो मेरे जैसा पागल इंसान ही बना लेता है। और सब लोग बोल रहे थे कि शराब तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको बोल रहा था कि ऐसा नहीं है। मैंने तो इतनी पी थी, कल रात को हुई घटना वो इतनी कोई बड़ी नहीं थी। तुम लोग फालतू में इतना सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अंदर से सब कुछ मालूम था मेरे को कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन जैसा कि बाद में मैंने जो बिग बुक में पढ़ा, पहले तो मुझे बड़ा अचरज होता था जब यहाँ पे बोलते थे कि मेरी सारी जिंदगी यहाँ पे बिग बुक में दी गई है, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे को ये है ना, इन लोगों की, एक ये जो लोग थे उनकी बातें मेरे को 100% लगता था कि यार ये है ना जरा अतिशयोक्ति करते हैं, बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा, दो चार बातें ठीक है। लेकिन आज मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि मेरा जीवन क्या क्या मेरे अंदर चलता था मन में, और बाहर भी मेरे जीवन में क्या होता था, वो सारा कुछ बिग बुक में दे दिया है। उन्होंने बोला है कि बाय एवरी सॉर्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स एक्सेप्शंस टू द रूल। कि मैं शराबी हूँ, ये तो किसी को, मतलब वो ये टर्म्स हमको मालूम नहीं थी कि अल्कोहलिज्म क्या होता है, अल्कोहलिक क्या होता है। लेकिन तुम समझते हो वैसा मैं बेवड़ा नहीं हूँ, ये मैं साबित करने की लाख कोशिशें कर रहा था अलग अलग तरीके से। शराब से खुद मेरे को तकलीफ हो रही थी। मेरे को जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि अब 6 महीने तुम शराब नहीं पियोगे, बोले वरना तुमको कुछ भी हो सकता है। और 6 महीने, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मतलब कह दे बामुशक्कत 6 साल मेरे को सजा सुनाई जा रही है। 6 महीने शराब से दूर रहना, मतलब वो तड़प कि शराब से कैसे दूर रह सकता हूँ यार मैं। और मैं रास्ता खोजने लगा। डॉक्टर बोल रहा है कि मत पियो, लेकिन मेरे को लगा कि कोई ना कोई रास्ता होगा। डॉक्टर ने तभी बोला था मेरे को कि यार ग्लूकॉन डी है ना, तुम साथ में रखो, ग्लूकॉन डी इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने ये बात पकड़ ली, वाह यार, ग्लूकॉन डी इज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरी बात, लिव 52 दी थी, तो एक दोस्त ने बोला कि अरे कुछ नहीं, मेरे को भी जॉन्डिस होते रहता है, मैं तो लिव 52 रेगुलरली लेता हूँ। दारू पीना है तो एक लिव 52 खाओ और फिर ही पीना चालू करो। तो ये दो चीजें मैंने पकड़ ली, लिव 52 डबल स्ट्रेंथ चालू करी, और दारू में ग्लूकॉन डी मिला के पीने लगा। ये पागलपन और नहीं तो क्या है कि डॉक्टर बोल रहा है दारू मत पियो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं उसमें ग्लूकॉन डी मिलाऊंगा तो दारू वो असर नहीं करेगी लीवर पे, साथ में मैं लीवर की गोली खा रहा हूँ। ये शरीर के साथ, अपनी सेहत के साथ खेलना। और तब मैं रोज पीने वाला नहीं था, ये भी बता दूं आपको। लेकिन मेरा पीना एबनॉर्मली था, कभी भी पियो। तो इस तरह से मैं
खुद को खतरे में डाल रहा था, अपना पारिवारिक जीवन खतरे में डाल रहा था, घर में झगड़े हो रहे थे, करियर में कहीं ना कहीं लोग आगे पीछे सोच रहे थे, काम मिल रहा था लेकिन लोग मेरे को वार्निंग दे रहे थे कि यार ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि लेट आना या फिर सुबह टाइम पे गया हूं तो भी वो सुबह बास आना और उस पे से लोगों ने बोलना, फिर मेरे पीठ पीछे बातें चालू होना, ये सब हो रहा था। लेकिन काम में शायद मैं अच्छा था तो काम मिलते रहते थे और मैं इस गुमान में था कि कुछ भी हो जाए लोग मेरे को तो काम पे बुलाते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए मेरे घर वाले तो मेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं इनको चुप कर दूंगा, साले मेरे पे डिपेंडेंट है। तो ये पूरी तरह नजरअंदाज करते रहना कि मैं जिंदगी में कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन दारू अपना असर करते रहती है। एक टाइम आ गया जब लीवर में एकदम तेजी से दर्द हो गया और मैं घबरा गया। तब वो टाइम था कि थोड़ी बहुत समझ बूझ बाकी थी कि खुद के जान की कहीं ना कहीं पड़ी थी। तो घर में किसी को रिहैब मालूम नहीं था, नशा मुक्ति केंद्र होता है वहां पे जाके दारू छुड़ाने का कोई प्रोग्राम होता है, कोई तरीका होता है, ट्रीटमेंट होता है, किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ मेरे को मालूम था। तो मैं खुद गया रिहैब सेंटर में और वहां पे गया मैं। तब मेरा एक अच्छा करियर था, फैमिली में झगड़े हो रहे थे लेकिन किसी ने मेरे को शराब मत पियो, टोटली बंद करो ये नहीं बोला था। और उतनी भी बात बिगड़ी नहीं थी कि लाइन सारी क्रॉस, हदें क्रॉस कर दी हैं, वैसा भी नहीं था। लेकिन मुझे ही लगा कि यार एक बार का है ना ये खत्म कर देते हैं, तो ये शराब मेरी तकलीफ है और मैंने इससे दूर होना चाहिए, ये विचार बीच बीच में आता था और बड़ा स्ट्रांगली आता था कि साला एक बार का खत्म ही कर दो। तो वैसा मैं रिहैब सेंटर में गया। वहां पे 4-5 दिन मैं, हालत खस्ता थी थोड़ी, बट 4-5 दिन में दवा दारू करके ये करके वो करके मेरा लीवर का दुखना बंद हो गया। भूख फिर से जाग गई, 4-4 5-5 रोटियां खाने लगा और मैंने आसपास देखा तो कई ऐसे लोग थे, दिन रात वो वहां पे शराब की बात चलती थी, शराबियत की बात चलती थी, शाम को बिग बुक भी लेके कुछ लोग पढ़ते थे, ए के मेंबर्स भी आके ये सेज दे गए। और इन सारा ये सब चलते हुए मैं खुद को सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यार ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो इनके जैसा नहीं हूँ। मेरी एक अच्छी करियर है, मेरी एक अच्छी फैमिली है, यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि मेरा धंधा चौपट हो गया, हमारा डिवोर्स हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का ये हुआ है, किसी का वो हुआ है। मैंने कहा बुरे आप फंसे यार, ये अपन, हाँ बैल मुझे मार कर दिया, मेरे को किसी ने बोला नहीं था, साला मैं थोड़ा बहुत शराब ज्यादा पिया हूँ बट इनके जैसा नहीं हूँ। अब ये जो मेरे को लगता है ये पागलपन से कम नहीं था, मेरे को फ्यूचर का अपना चित्र वहां पे दिख रहा था और मैं ये समझ रहा था कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ। तो वहां के काउंसलर ने मैं क्या सोच रहा हूँ ये बिल्कुल समझ लिया और उसने मेरे को एक वार्निंग दी। और आज ये मैं हर नए भाई को बताना चाहता हूँ, कई ऐसे नए भाई मेरे को बोलते हैं कि जब कि यार मेरे तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगता, मेरे को डाउट है मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ। तो शराबी कोई है या नहीं ये तो ए में बोलते हैं कि वो खुद बंदा तय करेगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी को कि वो शराबी है या नहीं है। लेकिन मैं अपना ये अनुभव बड़ा जोर दे के कहता हूँ कि एक प्रॉमिसिंग करियर चल रहा था, मेरी फैमिली छोड़ के जाने का दूर दूर तक कहीं मेरे को रास्ता, मतलब वो संबंध नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं हुआ था। और वो थोड़ा सा लीवर का दर्द छोड़ दिया तो आई वॉज 34, 34 साल का था मैं और बड़ा एनर्जेटिक टाइप का मैं था। तब मुझे उस काउंसलर ने बोला है कि दो शब्द याद रखना अनिरुद्ध, बाकी कुछ है ना तुम 28 दिनों में समझे हो नहीं समझे हो, लेकिन इन दो शब्दों पे गौर करना अंग्रेजी के, एज येट, जो हिंदी में तीन हो जाते हैं, अब तक नहीं। अगर तुम अभी शराब पीना तुमने नहीं रोका तो जो तुम बोल रहे हो कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन सुनना तो है नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस जबरदस्त। मैंने कहा अपन ने देख लिया समझ लिया, 28 दिन बहुत सारा कुछ, अब अपन बाहर जाएंगे और कंट्रोल से दारू पियेंगे। मतलब 28 दिनों में कुछ भी अपने हित की बात नहीं समझना। अगर शराब पी के मैं आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है, इसके मेरे को सामने सबूत है, प्रमाण है, उनको नहीं मानना और अपनी ही बात खरी करना। जो सिंपल ए में एग्जाम्पल दिया जाता है कि तवा है, मेरे को पता चल गया है कि इस पे हाथ रख दूंगा तो हाथ जल जाएगा, जिनके हाथ जल चुके हैं वो भी दिख रहा है। अब मेरे को बीमारी बताई गई है, अब तक मेरे को बीमारी है मालूम नहीं था, यहाँ पे मेरे को पता चल गया है कि ये एक बीमारी है। मैं दूसरे शराबियों की तरह नहीं हूँ, मतलब दूसरे जो पीते हैं दारू उनके जैसा नहीं हूं, मैं असल शराबी हूं। और मेरे साथ ये होना ही नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं 2 पैक पीऊंगा और रुक जाऊंगा।
उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि अनिरुद्ध, शराबी हो इसका मतलब है कि तुम सोशल ड्रिंकर अब कभी नहीं बनोगे। आम का अचार डल चुका है, अब उसकी फिर से कैरी नहीं होगी। दही का छाछ बन चुका है, अब उसका वापस दही नहीं होना है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सोशल ड्रिंकर नहीं बन पाओगे। तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि शराब के पहले घूंट से दूर रहना, जो तुम अकेले नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ से जब बाहर जाओगे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाना और वहां पे दिमाग बाहर रख के जाना। अगर तुम वहां पे जाते रहोगे तो तुम ये जो देख रहे हो नुकसान, इन सब से बच पाओगे। मैं बाहर निकला, 4 घंटे में मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और एक 90 पीता हूँ। दुकान में मैं गया था सिर्फ 90 लेने। जेब से पैसे निकालते वक्त दिमाग में मालूम नहीं क्या हुआ, मैंने 3 90 ली और आधे घंटे में मैं फुल टाइट था। घर वाले हैरान परेशान कि 28 दिन, अपने को तो लगा ये सुधर के आएगा, आते ही इसने क्या कर दिया। मतलब कोई भी नॉलेज मेरे काम नहीं आया वहां से लिया हुआ। मैंने ये सोचा था कि ये एलर्जी वेलर्जी जो है अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे, देख लेंगे। कुछ नहीं देख पाया मैं, और वही स्थिति। और मैं बोलता हूँ वो एज येट ये भविष्यवाणी थी मेरे लिए। मैं आज भी हैरान रहता हूँ, जो मेरे को दोस्त बाद में मिले वो भी हैरान हो जाते थे जब मेरी बर्बादी की कहानी सुनते थे। ये एज येट मेरे को बोला था, इसके 1.5 साल में मेरे साथ वो सब चीजें हो गई जो इम्पॉसिबल ही लगती थी। कि करियर टोटल बर्बाद, फैमिली छोड़ के चली गई, रहने को घर नहीं, मुंबई के फुटपाथ पे हूँ, 4 4 दिन नहाया नहीं हूँ, खाने को नहीं है कुछ। आजू बाजू में देखता हूं तो क्या है, तो भिखारी है और उसका परिवार है। और वो भिखारी भी जो है वो हंस खेल के अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है, बच्चों को वड़ा पाव ला के दे रहा है, अपने छोटे बच्चे के साथ उसको हवा में उछाल के झेल रहा है, खेल रहा है उसके साथ, वो भी सुखी है, उसके साथ भी फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है। और मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ फुटपाथ पे, स्टेशन पे सो रहा हूँ, बस स्टॉप पे कहीं सो रहा हूँ। और दिमाग में सिर्फ दो चीजें चल रही है कि साला कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। और एक दिन दिखा दूंगा इनको, जब मैं किस्मत पलट जाएगी मेरी, कि इनका कितना बड़ा लॉस हुआ है कि मेरा साथ छोड़ दिया है। शराब पीऊंगा और इनको दिखा दूंगा। मतलब पूरा का पूरा लुट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, सब कुछ हो चुका हूँ, फिर भी अपनी गलती कहीं पे भी देख नहीं पाना। ये इसको समझदार इंसान कहेंगे या पागल इंसान कहेंगे? मैं तो पागल कहूंगा। इसके बाद भी मैं सुनते आया हूँ कि हायर पावर साथ देते रहती है, मर जाता यूं ही। उसके साथ ही कुछ अजीब चीजें चालू हो गई थी शराब पी के, जिनको पागलपन की हद तक कैसे मैं अंदर से भी केमिकल लोचे होने लगे थे। कि पत्नी ने डिवोर्स फाइल कर दिया था और मैंने कहा कि बच्चों को मैं लेके आऊंगा, ये घर जाने से पहले की बात है। तो छुट्टियां थी उनकी, तो उनको मैं ले आया कि मेरे साथ छुट्टियां बिताओ। और वो आ रहे हैं तो अच्छा खाना बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। बेचारे दोनों आ गए और उनसे क्या बातें कर रहा हूँ क्या नहीं वो मेरे को याद नहीं। खाना बनाया उनके लिए, मैं तो पीते पीते बना रहा था, उनको खाना खिलाया, बेचारे सो गए, मैं बिना खाए सो गया। और मेरे को अचानक 3 3:30 बजे कुछ लगा कि कुछ आवाजें हो रही है, और मैं उठा। मैंने कहा खिड़की में कोई है। मैं मुझे लगता है 5वें 6ठे में माले पे रहता था। और मैंने खिड़की खोल के देखा कि कौन है खिड़की में, तो खिड़की में स्पाइडरमैन था। तो मैंने कहा स्पाइडरमैन को तू क्या कर रहा है ये? तो वो मेरे को इशारे कर रहा है कि चुप बैठ चुप बैठ। और उसने मेरे को नीचे हाथ दिखाया तो नीचे पूरा शूटिंग यूनिट है, फिल्म की शूट चल रही है। और वो सीन शूट कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन वहां पे छलांग लगा के कुछ जा रहा है। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि तुमको अंदाजा है, तुमने आवाज किया, मेरा बेटा अगर उठ जाता, मैं खुद घबरा गया, उसको क्या होता? और ये तुमने परमिशन ली है क्या सोसाइटी से? मैं झगड़ा करने लगा तो वो स्पाइडरमैन उतर गया नीचे। मैं दौड़ा दौड़ा आया नीचे और मैंने देखा कि एक पूरा यूनिट है 100 जनों का। और मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ पे है? और उससे मैं झगड़ा करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसने तुमको परमिशन दी, ये वो। और एक एक करके सब लोग चले गए। फिर मैंने सोसाइटी के वॉचमैन को पकड़ा और मैं सुबह 6 बजे तक उससे झगड़ा करता रहा। और वो मेरे को बोल रहा था कि शूटिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही है, आप कौन सी बात कर रहे हो ये? तो मैंने कहा मेरे को तू बेवकूफ बना रहा है, मैं तेरे को नौकरी से निकलवा देता हूँ, ये देता हूँ। 2 दिन बाद मैंने ये बात मानी कि न कोई शूटिंग था, न कोई स्पाइडरमैन था, न कुछ हुआ था, न कुछ हुआ था, भ्रम, हेल्यूसिनेशन। तो ये हेल्यूसिनेशन जैसी चीजें होने लगी थी।
एक बार तो ये हुआ, मैं अकेला रह रहा था और पत्नी दूसरे दिन मिलने आने वाली थी, और मैंने ये देखा कि एक फेमस हीरोइन है, नई नई तब आई थी, तो वो मेरे को ढूंढते ढूंढते वहां पे आई है और बोली कि यार मैं तुमको इसमें से बाहर निकालती हूँ, और आज रात मैं यहीं पे रहती हूँ। कुछ किया नहीं हमने उसमें भी, लेकिन हमने बहुत अच्छी सारी बातें की, ये की, और दूसरे दिन सुबह दरवाजा खोला तो पत्नी आ गई। मैंने कहा यार ये हीरोइन आके बैठी है घर में, इसको कहाँ छुपाऊं। अब ये चीजें दिमाग में होने लगी कि जो नहीं है वो सब मेरे को दिखाई देने लगा, आवाजें आने लगी, ये सब हो रहा था। और ऐसी स्थिति में कई बार एक्सीडेंट्स, ये पागलपन की ओर जाने का मुद्दा है, लेकिन एक्सीडेंट्स में देखूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मैं गिर गया हूं। कोई घर पे फोन करता है कि ये फोन इनका भाई साहब का हम लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको फोन करके बताना उचित समझा कि ये लहूलुहान यहाँ पे बेहोश पड़े, इनको ले जाइए, और मेरे घर वाले उठा के लाते हैं। दूसरा एक किस्सा याद आता है कि ज्यादा नहीं पिया था, लेकिन कम ज्यादा का क्या था, थोड़ा बहुत पिया हुआ था। छोटे बेटे को स्कूटर पे बिठाया और दिखाना है बेटे को कि कैसा उसका बाप है ना, मतलब राइडर है जोरदार एकदम, टॉम क्रूज है। तो उसको लेके मैं जा रहा हूँ और एक्सीडेंट कर देता हूँ, और बिल्कुल दया है ईश्वर की कि मैं गिर गए हम, और वहां पे मुझे घुटने को चोट आई, पैंट फट गई, और उसको मतलब खरोंच भी नहीं आई। लेकिन ये बिल्कुल हो सकता था कि ऐसी चीजें करके मैं मर जाऊं, और कहीं ना कहीं मेरे बेटे को अगर कुछ नुकसान हो जाता तो मेरे को मालूम नहीं यार वो गिल्ट लेके मैं कहाँ जाता। लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां, दारू पी के लोकल में दो डिब्बों के बीच में बैठा हूँ, बारिश के दिन है, चिंगारियां ऊपर की इसमें से आ रही है, मतलब कितनी बार खुद की जान जोखिम में डालना और झगड़े करना, मारा मारियां करना, अपने सिंगल फसली सिंपल पांच सात, और किसी से भी भिड़ जाना, पुलिस वाले से भिड़ जाना, गाली देना, ये देना वो देना। कई ऐसी चीजें कर चुका हूं जिसमें खुद की जान की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इसके बावजूद हायर पावर काम करती है। फिर से पत्नी ने बोला कि हम वापस आते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, डिवोर्स वापस लिया गया। यहाँ पे आया और बहुत अच्छे मन से सोच के आया इंदौर आते वक्त कि अब यार नहीं पीना है, ये फुटपाथ से फिर से अपने को छत मिल रहा है, अब नहीं पीना है। 5-6 दिन में फिर से चालू, फिर से रिहैब के चक्कर, फिर ए में आना पहली बार, ढंग से 3.5 महीने समझ करना, ये मान लेना कि हाँ यार कहीं ना कहीं मैं इस बीमारी का शिकार हूँ। ए में आना, ए में मीटिंग चालू करना, रेगुलर मीटिंग में जाना, लेकिन कुछ नहीं सुनना। शराब की याद नहीं आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, शराब की याद नहीं आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और आध्यात्मिकता तो मेरे में कूट कूट के भरी थी, पहले से ही था मैं। मेरे बाकी जो साथी थे उनकी प्रॉब्लम हो गई है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स इनमें हो गए, मुझ में तो कोई कैरेक्टर डिफेक्ट था ही नहीं। मुझ में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मैं शराब पी रहा था, और शराब में अब पी नहीं रहा हूँ। तो मतलब बीमारी की गंभीरता को न समझना बिल्कुल। आजू बाजू में देख रहे थे लोग, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं। और थोड़े दिन में ये विचार मन में चालू हो जा गया कि यार 3.5 महीने रिहैब में बिताए हैं, 1.5 महीने से ज्यादा मेरे को यहाँ पे हो गया है, 5 महीने हो गए हैं, और 5 महीने में एक भी बार शराब पी नहीं, अपन ने शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही है अपनी। अब ये शराब पीने की इच्छा मन में चालू हो गई है, लेकिन खुद को बता रहा हूँ कि शराब पीने की इच्छा नहीं हुई है। तो यार लगता है कि ये ना, ये लोग गारंटी नहीं है यार मेरे को, ये जो बोलते हैं कि ये एलर्जी है और पहला घूंट है, इससे दूर रहना है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। और हर किसी में ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब मैं 5 महीने हुए हैं मेरे को, मैंने बहुत अच्छी तरह से बिग बुक 3-4 बार पढ़ डाली है, सब कुछ समझ लिया है, और मेरे को ये एलर्जी का भी पता चला है और मेंटल ऑब्सेशन का भी पता चला है। तो इतनी सारी बातें जानने के बावजूद मैं कैसे क्या वो एलर्जी को हैवी होने दूंगा। और दूसरी एक है ना, पागलपन का एक और विचार है कि अगर सेरेनिटी प्रेयर करके पहले घूंट से दूर रहा जा सकता है, तो सेरेनिटी प्रेयर करके 3 पेग पे रुका भी तो जा सकता है। अब ये विचार मन में चालू हो गए, और फिर मैं इंदौर से गया था 4 दिन के लिए दिल्ली, तो वहां पे मैंने वो अंजाम दे दिया। तो मेरे लिए तो ये रिलैप्स स्लिप वगैरह ये है, ये जो कभी अचानक नहीं हुई। मेरे मन में ख्याल आने लगता था, मैं जो जीवन मेरा चल रहा है उसमें फिर से जो मेरे को पहले होता था कि दारू नहीं पी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होने लगती थी। एक डिस्कंटेंट सा मन में रहता था कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो कमी है यार, कुछ तो कमी है। और वो ख्याल चालू हो जाना और उस पर अमल में लाना। यहाँ पे काफी सारी चीजें बोली थी कि पहली बार फोन करो, ये करो, वो करो, वो करो, कुछ नहीं। तो दिल्ली गया और मैंने पी डाली, और पी डाली तो वैसे ही पहले दिन हुआ कि एक क्वार्टर पे रुक गए। घर वालों का विश्वास हो गया था इतने दिनों में कि चलो यार ये पहली बार ऑनेस्टी दिखा रहा है, नहीं पिएगा।
तो पहले दिन पता नहीं चला, दूसरे दिन पता नहीं चला, तीसरे दिन डेयरिंग बढ़ गई, तो एक क्वार्टर से आगे बढ़ गए, तीसरे दिन घर वालों को भी पता चल गया। कुछ ही दिनों में रवानगी फिर से रिहैब में। बाहर आ गए, इस बार तो 4 दिनों में पी डाली फिर से, 2 महीने भी नहीं रुका। अब ये क्या बात थी कि अब मेरे को ये मालूम था कि ये बीमारी है। अब मेरे को ये मालूम था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता हूं। अब मेरे को सारे मेरे पास औजार दिए थे, अब मेरे को एक पूरी फेलोशिप थी, पूरी सपोर्ट सिस्टम थी, इसके बावजूद भी मैं पीने जा रहा हूं, ये क्यों? तो शायद इसीलिए उन्होंने वो अलग से चैप्टर लिखा बिग बुक में कि डॉक्टर सिल्कवर्थ का बताया, फिर बिल की कहानी बताई, फिर और कुछ बताया, और फिर से उन्होंने बोला कि शराबियत के बारे में कुछ और जानकारी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट वी वेर रियल अल्कोहलिक्स। मतलब मैं एक ही मीटिंग में आ रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं अनिरुद्ध शराबी, मैं 10-10 12 मिनट शेयर कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं ये मान नहीं रहा था कि मैं रियल अल्कोहलिक हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था स्वीकार करना, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये मैंने बहुत बार बोला है, और आज भी कई मेरे भाइयों से सुनता हूं मैं, जो बात मैंने कई बार बोली थी कि ये कैसी अजीब बीमारी हो गई है, मेरे को दूसरी बीमारी क्यों नहीं हो गई यार। क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये बीमारी मेरे को हो गई है, मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं। और इसीलिए मैं काउंटलेस वेन अटेम्प्ट्स, मैंने अलग अलग तरीके प्रयास किए पहले भी और ए में आने के बाद भी, ये साबित करने के लिए कि नहीं भाई लोगों, आप बोल रहे हो कि ईश्वर की कृपा से आज के दिन शराब से दूर हूँ, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, लेकिन मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं ए के बिना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा। The idea that somehow, someday he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. तो मैं abnormal drinker था। मेरी अगर सबसे बड़ा जिंदगी में जुनून, एक सपना, एक सबसे बड़ा जिसके लिए मैं जिंदगी मौत का मतलब दांव खेल जाऊं, ऐसी कोई बात अगर मेरे लिए थी तो वो ये थी कि कोई ना कोई तो इस दुनिया में तरीका होगा यार, जिससे मैं अपने शराब पीने को नियंत्रित कर लूंगा। और मैंने ये ढूंढने की बहुत कोशिश करी दोस्तों, इंटरनेट पे करी, यहाँ करी, वहां करी। मेरे को लगा मेडिटेशन कर लूंगा, है ना, मेरे को लगा कि मैं मंदिर में जाने लगूंगा, मेरे को लगा कि मैं यार जॉब पकड़ लूंगा, ऐसा मैंने कभी जॉब नहीं की है। मैं कहा सुबह 9 बजे मैं जॉब पे जाऊंगा, रात को 7 बजे तक मैं जॉब पे हूँ, वहां से निकलूंगा सिर्फ एक क्वार्टर पी के सीधा घर, एक थाली एकदम भरपेट खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। ये भी करके देखा मैंने सारा करके देखा, मैंने इंटरनेट पे तो ऐसा रिसर्च किया, और मैंने वो ढूंढ भी निकाला ऐसा कोई तरीका कि हाँ इससे पॉसिबल है कंट्रोल ड्रिंकिंग पीना। लेकिन उसमें और मैं गहराई में गया तो पता चला कि जिन्होंने ये तरीका चालू किया था, उन खुद की ऐसी मौत हुई कि जो बिग बुक में यहाँ पे मेरे को बोला जाता है कि 3 तरीके होते हैं, 3 अंजाम अगर मैं पीता रहूंगा तो, कि या तो पागलपन, या जेल, या समय से पहले दर्दनाक मौत। तो मैं जिसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था उसी के जीवन में ये तीनों चीजें हुई थी, तो ये सब चल रहा था। तो मैंने अनगिनत प्रयास मैंने करके देख लिए थे ना, पहले भी यहाँ पे दिए थे वो सारे मैंने करके देख लिए थे, और फिर भी मैं मान नहीं रहा था कि यार मैं असल में शराबी हूँ। मेरे मन में वो रिजर्वेशन था कि यार मैं अभी तो मैं ना मतलब अभी पिटा हुआ हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हालत बहुत फिजिकली खराब है। तो कुछ दिन मैं इस तरह से चलता हूँ, लेकिन मन में वो चलता रहता था कि यार कोई एक तरीका मिल जाए, ये जीवन भर कैसे शराब से दूर रहना है। मेरे को बोल रहे थे कि जीवन भर शराब से दूर मत रहो यार, आज के दिन रहो बस। लेकिन ये मैं कुछ सुनने के इसमें था ही नहीं स्थिति में। मैं मान नहीं रहा था कि यार कोई भी तरीका नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई उपचार नहीं है कि जो मेरे को अल्कोहलिक से लेके सोशल ड्रिंकर बनाएगा। हर बार रिलैप्स, और हर बार उन्होंने कहा था वैसे ही हो रहा था कि पहले से हालत बदतर, पहले से हालत बदतर। और इसके बावजूद भी जो बोला है कि खुद को धोखा देना, वो मैं छोड़ नहीं रहा था, और एक्सपेरिमेंटेशन मेरे जारी थे। यहाँ पे 25 साल का एग्जाम्पल दिया था, वो मेरे को लगता था कि किसने देखा जाके यार 25 साल के बाद शराब पीती या क्या थी, ये मन गढ़ंत कहानी क्यों नहीं है। तो मैं अगर 4 महीने दूर रहा हूं, फिर से इस बार कोशिश करके देखूंगा, तो क्या हर्ज है। इसी को बोला है पागलपन। बार बार वो गलतियां उन्होंने बोला था कि एक बंदा है जो भारी भारी है ना ट्रक आते जाते रहते हैं हाईवे पे, उसको बड़ा मजा आता है, थ्रिल आता है,
कि मैं उसके सामने से गुजरूंगा और मेरे को कुछ नहीं होगा। तो पहले तो उसको नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन बाद में वो उसको गाड़ी ने उड़ा दिया, ये हॉस्पिटल पहुंचा, इसका सर फूट गया था, वापस आया, लोगों को लगा कि अब नहीं करेगा, वो फिर से गया, अब टांग तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, फिर से गया, अब उसकी कमर टूट गई, मतलब किसी लायक नहीं रहा। वही चीज मैं शराब के साथ कर रहा था कि मैं किसी लायक नहीं रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मेरे को साइटिका हो गया था, मेरे दांत टूट गए थे, मेरा चेहरा हुलिया बदल गया था और मेरी सोच एकदम बदल गई थी टोटल। मतलब मेरे जो इमोशंस हैं वो कुछ भी निकल आते थे। किसी रिश्तेदार की शादी है, कार में उनको दूल्हा दुल्हन को घर में ले जा रहे हैं, और मैं जिद पे पड़ा हूँ कि एक सैड सॉन्ग है, मेरे को उन दिनों बहुत अच्छा लगता था, तो वो सैड सॉन्ग ही लगे। मतलब दुनिया को खुशी के माहौल में है और मैं गम में हूँ, घर में चिंताएं हैं और मैं कुछ भी गा के अनशन जोक सुना रहा हूँ, ये सुना रहा हूँ। मतलब रियलिटी से वास्ता मेरा कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था। मेरी माँ, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में थी। मैंने बोला कि मैं नाइट ड्यूटी लेता हूँ क्योंकि दिन में मैं नौकरी कर रहा हूँ। नाइट ड्यूटी इसलिए लेना था कि नाइट ड्यूटी में सिर्फ एक बंदा रहता है वहां पे, बाकी कोई रहता नहीं है। तो माँ को हार्ट अटैक आया है, वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी इस हालत से अभी आई है। इतनी नाजुक स्थिति में मैं रात की ड्यूटी इसलिए लेता हूँ कि मैं वहां बैठ के शराब पी सकूं, और माँ को समझ में आया तो भी वो किसी और को बताएगी नहीं। मतलब कितनी चीजें ग्रांटेड लेना, कितनी चीजें हल्के में लेना। यहाँ तुम्हारी माँ मौत से जूझ रही है और तुमको दारू की पड़ी है। अब रियलिटी से कितना दूर हूं मैं यार। और यही सब चलते चलते मैं खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, मैं कहीं गिर जाता हूँ और लहूलुहान हो जाता हूँ, और मेरे को व्हील चेयर पे डाल के उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती है हमको, ऐसी अवस्था में अगर बाहर रहा ये तो या तो खुद का कुछ कर लेगा या ऐसी हरकत कर देगा कि दूसरे को कुछ कर देगा, इसको रिहैब में डाल दो। मेरे को फिर से रिहैब भेजा जाता है। वहां पे वही सब बातें जो मेरे को मालूम है। मैंने कहा नई कौन सी बात सिखाने वाली है। वहां पे साइकेट्रिस्ट के चालू हो जाते हैं मेरे पे ट्रीटमेंट। साइकेट्रिस्ट बोलते हैं ऑलरेडी मेरे को नर्व शांत करने की दवाइयां चालू ही हुई थी, साइकेट्रिस्ट से 3-4 बार मेरी सिटिंग्स हो गई थी, दवाइयां मैं ले रहा था, फिर उनकी दवाइयां खुद भी लेने लगा था अपने दिमाग से। और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि पैरानोइया, पैरानोइया मतलब हर चीज में मैं डर, मेरे को देख रहा हूँ ये तो नहीं, वो तो नहीं, मेरी पत्नी किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, प्रॉपर्टी तो कोई ऐसी थी नहीं, लेकिन ये जानबूझ के मेरे को अंदर डाल रहे हैं क्या, क्या है इनका। तो पैरानोइया मेरे को हो जाता है और मेरे को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वहां पे चालू हो जाती है। अंदर ही इसीलिए डाला जा रहा था कि इससे हरकतें ऐसे हो रही थी कि ये मर जाएगा, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर में रहा तो भी ये खुद को संभालने के लायक नहीं है। इस बार तो नाक फूटी और ये फूटा और चेहरा खराब हुआ, लेकिन अगली बार आएंगे तो शायद बाथरूम में ये गिरा पड़ेगा अपने को। और खाना नहीं जा रहा था, महीनों महीने में ढंग से खाना नहीं खा रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि लीवर अब जवाब दे देगा तुम्हारा। मतलब इससे ज्यादा ये 3 बार हुआ कि मैं मौत को दस्तक देके आ गया था। और जब लास्ट टाइम मेरे को रिहैब के लिए उठा रहे थे वो, तो मैं एक कंपाइलेशन यूट्यूब पे सीन का देख रहा था। जितने भी फेमस फिल्म्स हैं, बिल्कुल 1960 से लेके लेटेस्ट वाली तक जो रिलीज हुई थी, जिनके हीरो शराबी थे, तो उनके जो एंड के सीन है उसका एक कंपाइलेशन था, वो मैं देख रहा था। मतलब वो कैसे मरे और मैं भी इसी तरह से मरूंगा, और ग्लोरीफाई कर रहा था अपने को कि मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मर जाऊं यार, खत्म हो जाएंगे। और फिर मैं रिहैब में जब गया था तो मेरे को लगा था काफी दिन हो गए थे मेरे को, 1-1.5 महीना वहां पे। और मैं ऊपर की मंजिल पे जहाँ पे वो स्टेयर केसेस होते थे वहां पे रात को 2 बजे खड़ा था, बिल्कुल शांत और बड़ी गंभीरता से सोच रहा था कि यहाँ से सीधे मैं छलांग लगा दूं ऐसे कि जैसे मैं गिर जाऊंगा और मेरे खोपड़ी ही टूट जाए और एक बार का खत्म हो जाए यार। क्योंकि मेरे को अंदर से एहसास था कि मैं अपने घर वालों को कितनी तकलीफ दे रहा हूँ। मेरे को एहसास था कि मेरे को जीवन में जो चांस मिले थे उनको मैंने गंवाया है, मैंने एक अच्छा करियर गंवाया है, मैंने एक नाम खराब कर दिया है, अपना भी खानदान का भी। मेरी वजह से पत्नी कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, फंक्शन में जाना टालने लगी थी वो। मेरी वजह से मेरे बच्चे हैं वो खुल के जी नहीं पा रहे हैं, सबकी वजह एक मैं हूँ। और मैं हूँ कि मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, तो बाहर जाके क्या करूंगा, तो मैं मर जाऊं यार, इससे अच्छा ये है। लेकिन नहीं दी मैंने, वो मोमेंट टल गई। इट वॉज सीरियस, वेरी सीरियस।